नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं शक वंश के बारे में। और शक वंश के बारे में जो अपनी अधूरी बात रह गई थी उसकी यदि अपन चर्चा करें तो हमारा शक वंश कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको अंत में बहुत सारी चीज़ें बता दी है, जैसे कि अपन ने उनकी जानकारी के स्रोतों की चर्चा कर ली, भारत में आगमन की कहानी की बात कर ली, उनकी उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ के रहने वाले थे। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उत्पत्ति के बारे में बात कर ली। ठीक है, ये चीज़ अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में वो भारत में आ गए। भारत में आने के बाद में उनके 4 राज्यों के बारे में बात कर ली। 4 राज्यों के अंदर मैंने आपको तक्षशिला, मथुरा और महाराष्ट्र वाले राज्यों के बारे में आपको बता दिया था। महाराष्ट्र में उनका अंत किस प्रकार से होता है वह बात हमारी अधूरी रह गई थी, जिसकी चर्चा आज अपन कर लेंगे और इसी के साथ में हमारा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन वही से जहाँ पर अपन ने छोड़ा था कहानी को। अपन महाराष्ट्र वाले शासन की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र वाली कहानी अपनी चल रही थी। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कौन कौन राज करता है, वो मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। जैसे कि वहाँ पर प्रमुख राजाओं में नाम आता है भूमक, नहपान और उशावदात। वो कहानी मैंने आपको बता दी थी। और फिर आज अपन चर्चा कर लेते हैं कि नहपान की मृत्यु किस प्रकार से होती है। तो मैंने आपको वहीं पर आपको ये भी बताया था कि नहपान ने 2 क्षेत्रों को जीता था, जिन्हें गोवर्धन और मामल्ल नाम से जाना जाता है। तो नहपान ने 2 प्रमुख क्षेत्र जीते थे, गोवर्धन और मामल्ल। ये वो 2 क्षेत्र हैं जो इन्होंने कहाँ से जीते थे। इसको नासिक बोला जाता है, इसको पूना बोला जाता है। ठीक है, तो इन 2 क्षेत्रों को लेकर के विवाद चला था नहपान के द्वारा। नहपान, ठीक है, शासनकाल मैंने आपको बताया था 119 से 124 ईस्वी सन के मध्य का काल है। तो नहपान ने सातवाहनों से ये राज्य जीते थे। ठीक है, सातवाहनों से ये राज्य जीते थे। और जब सातवाहन इन राज्यों को वापस पाने के लिए युद्ध करते हैं तब नहपान की मृत्यु होती है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो यहाँ हमें देखने को मिलता है सातवाहनों की तरफ से। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी और नहपान के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, नहपान और सातकर्णी, ठीक है ना, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप याद रख लेना। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन दोनों का युद्ध चला था। युद्ध के अंदर 2 साल तक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान के ऊपर डेरा डाले रखा था, नहपान के क्षेत्र पर। और तब जाकर के नहपान युद्ध करने के लिए तैयार होता है। युद्ध में नहपान की हार होती है, नहपान हार गया। और हारने के बाद में ये गोवर्धन और मामल्ल जो क्षेत्र थे वो सातकर्णियों के अंडर में चले जाते हैं। इसी के साथ में हमारा नहपान अंतिम शासक रहता है, जो महाराष्ट्र वाली शाखा का राजा रहता है। इसके बाद के हमें कोई उल्लेख मिलते नहीं हैं, इसलिए इसकी जानकारी हमारी अधूरी रह जाती है। ठीक है, तो नहपान अंतिम शासक माना जाता है, जिसके बाद में इनका पतन हो जाता है। फिर कोई प्रमुख राजा हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और सातकर्णी जब जीतता है तो सातकर्णी ने नहपान का एक क्षेत्र था जोगलथम्बी। ठीक है, जोगलथम्बी नामक नहपान के अंडर में महाराष्ट्र में इनका क्षेत्र हुआ करता था, जिस पर सातकर्णी जब शासन शुरू करता है, इस पर कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर नहपान का जो कोषागार हुआ करता था उसमें जो सिक्के डाले जाते थे, उन सिक्कों पर सातकर्णी ने कब्जा कर लिया और अपने जो नाम थे वो खुदवा लिए थे। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाता है अपना नहपान और सातकर्णी की कहानी, जहाँ पर हमारा युद्ध हुआ और सातकर्णी जीत गया, नहपान हार गया। हार के साथ में महाराष्ट्र वाली ब्रांच का अंत हो जाता है। और अब अपन चर्चा करते हैं उज्जैन वाली ब्रांच की, जो हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उज्जयिनी। इस ब्रांच की आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है,
उज्जैनी वाली ब्रांच की अब चर्चा करेंगे। ठीक है, उज्जैनी ब्रांच की बात करी जाए तो सबसे पहले अपन को ये जान लेना चाहिए कि इस उज्जैनी वाली ब्रांच को कार्दमक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो शक राजा राज कर रहे थे उन्हें कार्दमक वंश के नाम से जाना जाता है। पहले इनका जो क्षेत्र हुआ करता था वो राज्य क्षेत्र गुजरात वाले अंडर में था, गुजरात वाला क्षेत्र था, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र इनके अंडर में हुआ करता था। तब उन शकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया और उज्जैन को जीत लिया। उज्जैन को जब उन्होंने विजिट किया तो वहाँ पर एक नई ब्रांच की शुरुआत होती है। ठीक है, वहाँ पर एक नई ब्रांच की शुरुआत होती है जिसे कार्दमक वंश के नाम से जाना जाता है। तो यह एक अलग हो जाती है और कार्दमक वंश के अंदर प्रमुख जो हमारा राजा देखने को मिलता है जो जिसका नाम है चष्टन। चष्टन काफ़ी प्रतापी शासक रहा है। ये भी बताया जाता है कि यही वो चष्टन व्यक्ति है जो सबसे शक्तिशाली राजा रहा है। शकों की तरफ से सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो ये ही था वो चष्टन। इसके अलावा तो आपको पता ही है रुद्रदामन भी रहा है, चष्टन भी रहा है और चष्टन का भी एक खतरनाक योद्धा आएगा, चष्टन का पोता, जिसे रुद्रदामन के नाम से जाना जाएगा। और रुद्रदामन के बारे में तो ये बताया जाता है कि शकों में जितने भी शकों ने राज किया था, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो, चाहे वो मथुरा की हो, तक्षशिला की हो, महाराष्ट्र वाली हो, उज्जैन वाली हो, सबसे शक्तिशाली राजाओं में हमारा नाम आ जाता है रुद्रदामन का। ठीक है, चष्टन की अपन बात कर लेते हैं। तो इसने पहले छत्रप की उपाधि धारण की। उपाधियों की बात करें तो इसने 3-4 उपाधियां धारण की। छत्रप, छत्रप का मतलब प्रांतीय शासक, महाछत्रप मतलब बड़े राज्य का शासक, बड़े प्रांत का शासक। ठीक है, तो छत्रप और महाछत्रप ये दोनों उपाधियां चष्टन ने धारण की थी। और चष्टन के बारे में ये बताया जाता है कि यह कुषाणों के अधीन भी रहा था, कुषाणों के अधीन रहा था। बाद में ये स्वतंत्र हो गया वो बात अलग है, लेकिन कुषाणों के अंडर में भी ये व्यक्ति रहा था। ठीक है, चष्टन का एक पुत्र था। पुत्र कौन सा था, तो पुत्र का नाम हमारा यहां पर हो जाता है, क्या नाम हो जाता है पुत्र का, तो अपना पुत्र का नाम हो जाता है जयदामन। जयदामन नाम हो जाता है। ठीक है, और जयदामन का जो बेटा था उसका नाम था हमारा रुद्रदामन। ये वो हमारा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है रुद्रदामन। ठीक है, तो जयदामन के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं कि उज्जैन वाला क्षेत्र जो जीता था चष्टन की तरफ से, तो चष्टन का बेटा ही लड़ने गया था, उसी ने जयदामन ने वो क्षेत्र जीत के दिया था। ठीक है, तो जयदामन उज्जैन वाले क्षेत्र पे कब्जा करने वाला, मालवा वाले क्षेत्र पे कब्जा करने वाला व्यक्ति था। उसके बाद में रुद्रदामन राजा बनता है, जिसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। कार्दमक वंश में चष्टन, चष्टन के बाद में जयदामन, जयदामन के बाद में रुद्रदामन। रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन का काल कहाँ से रहता है, 130 ईस्वी से 150 ईस्वी का माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी का क्षेत्र इसके अंदर माना जाता है। रुद्रदामन के बारे में खास बात यही हो जाती है कि इसने एक अभिलेख लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख लिखवाया। यही वो इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में हो जाती है, इस व्यक्ति के बारे में, कि इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो लिखवाया था वो रुद्रदामन की प्रशस्ति है, तो इसकी प्रशंसा की गई है। तो रुद्रदामन के व्यक्तित्व, कृतित्व के बारे में इसमें जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और इसने रुद्रदामन की जो विजय रही है, कहाँ कहाँ पर इसने क्षेत्र विजित किए थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ में। और जूनागढ़ में ही हमें यह जानकारी भी मिलती है कि रुद्रदामन का क्षेत्र कहाँ तक विस्तारित था, वो भी हमें जानकारी मिलती है। और इसी के तहत इसी से पता चलता है कि रुद्रदामन का शासन कितना बड़ा था।
तो रुद्रदामन का शासन काफ़ी बड़ा था, जिसके अंदर अपन बात करें तो गुजरात का क्षेत्र आ जाता है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र जो है वो आ जाता है, ठीक है, गुजरात काठियावाड़ वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, सिंधु घाटी का क्षेत्र आ जाता है। ऊपर अपन देखें तो सिंधु घाटी का पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मान सकते हैं। कच्छ वाला क्षेत्र जो था वो भी इनके अंडर में आ जाता है, एक आप कच्छ वाला क्षेत्र भी लिख सकते हैं, ये क्षेत्र भी इनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। मालवा वाला क्षेत्र जो है वो आता ही है, ठीक है। उज्जैन वाला जो बेल्ट है वो आ जाता है, मारवाड़ वाला बेल्ट आ जाता है जो कि राजस्थान वाला क्षेत्र हो जाता है, तो मारवाड़ वाला बेल्ट इसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, कोंकण वाला क्षेत्र जो महाराष्ट्र के उत्तर में जो कोंकण देखने को मिलता है, कोंकण वाला ये क्षेत्र हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये वो क्षेत्र हैं जो इसके अंडर में आ जाते हैं, गुजरात का काठियावाड़, सिंधु घाटी का क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी सिंधु घाटी का क्षेत्र, कच्छ वाला क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र आ जाता है, मारवाड़ का क्षेत्र आ जाता है जिसे मरु प्रदेश भी कहते हैं, वो क्षेत्र आ जाता है, और अपना कोंकण भी आ जाता है। तो ये क्षेत्र यहाँ पर रुद्रदामन के अंडर में आ जाते हैं, जिनकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसी के साथ में रुद्रदामन के साथ में ही हमें इस जो उज्जैनी वाली शाखा है उसका भी हमें अंत देखने को मिलता है। उसमें अंतिम राजा कौन सा था उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात आप ये याद रख सकते हैं कि रुद्रदामन जो था वो हमारा, ये मान के चलो, एकदम चरम पर था। इसके बाद में कौन राजा बने उसका हमें उल्लेख नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो रुद्रदामन तक की हमें जानकारी अच्छे तरीके से उपलब्ध है, जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। रुद्रदामन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और याद रख लेना आप, इस व्यक्ति ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। वैसे तो उसका निर्माण तो मौर्य काल में हो चुका था, लेकिन जब वो टूट गई थी तब रुद्रदामन के द्वारा फिर से उसका क्या किया जाता है, निर्माण, पुनः निर्माण करवाया जाता है। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये हो गया अपना सारा का सारा जानकारी, जिसमें अपन ने कार्दमक वंश के बारे में बात करी, छह रात वंश के बारे में बात करी, तक्षशिला और मथुरा के क्षेत्र में रहने वाले शकों की अपन ने बात की। आप एक चीज़ याद रखना, शकों की जो शासनकाल रहा है वो रहा है दूसरी BC से दूसरी AD तक, ठीक है। 200 ईसा पूर्व से लेकर के अपन ये मान सकते हैं 200 ईसा पूर्व से, ठीक है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी सन तक का जो काल है, इसके अंदर हमें शकों की भी जानकारी देखने को मिलती है, और इसी काल के अंदर हमें और भी कुषाणों की भी जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कार्दमक वंश। अब अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली, और अगली चर्चा कौन सी करेंगे अपन, अब इनके बारे में थोड़ी बहुत बढ़िया जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि इनकी शासन व्यवस्था जो थी, शासन व्यवस्था की जानकारी ले लेते हैं। इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, प्रांतीय व्यवस्था थी। इनकी जो व्यवस्था जो थी वो कौन सी थी, प्रांतीय व्यवस्था थी, ठीक है। प्रांतों में बंटा हुआ था। जो सबसे छोटी इकाई जो थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था, ग्रामीण। ग्रामीण कहा जाता था, ठीक है, ये आप याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता था उस क्षेत्र को जो सबसे छोटी इकाई थी, ग्रामीण, या फिर इसे ग्रामीण लिख लो आप, ठीक है। ये वो सबसे छोटी इकाई इनके शासन में हुआ करती थी, और बताया जाता है कि शकों ने प्रांतीय शासन व्यवस्था चलाई थी, ठीक है। ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये उत्तर भारत में तो इसको ग्रामीण बोला जाता था, ठीक है। इसी के लिए शकों का जो दक्षिणी भारत में जो शासन चल रहा था उसमें इसको मुलुक बोला जाता था। ग्रामीण बोल लो या मुलुक बोल लो, उत्तर भारत में ग्रामीण बोल देते थे और मुलुक दक्षिण भारत में बोल दिया करते थे। तो ये इनकी जानकारी हो जाती है जो अपने को जानना चाहिए था, ठीक है। और नगर निकाय जो थे उनको नगर निगम कहा जाता था, ठीक है। नगर निकाय जो होती थी उसे क्या कहा जाता था, उसे नगर निगम के नाम से जाना जाता था। तो ये आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है।
तो ये हो गया अपनी जानकारी। और शासन व्यवस्था में एक टैक्स सिस्टम की भी आप याद रखना। टैक्स सिस्टम क्या था इसका, तो ये आसान था, ज़बरदस्ती लोगों से वसूल नहीं किया जाता था, जैसी उनकी इच्छा होती थी उस हिसाब से ये ले लिया करते थे, सुविधा अनुसार ये लिया करते थे, कोई ज़बरदस्ती वाला सिस्टम नहीं था करों के अंदर। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो टैक्स जो था वो सुविधा अनुसार था, सुविधा अनुसार। तो ये आप याद रखना इसके बारे में। तो ये हो जाता है हमारा शक साम्राज्य का शासन व्यवस्था, ठीक है। प्रांतीय व्यवस्था में विभाजन था, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र जो था सबसे छोटी इकाई थी, नगर निकायों को नगर निगम कहा जाता था। कर लेने की जो व्यवस्था थी वो एकदम बिल्कुल सरल थी और सुविधा अनुसार थी, जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकते थे। इसके अलावा अपन शकों का भारत में योगदान की बात करें तो इनका जो भारत में भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाते हैं, हमारा शासन व्यवस्था हो जाती है, संस्कृति में योगदान क्या है, तो यही चीज़ जानने की है। जब शक भारत में आते हैं तो उस समय तो ये बहुत ही बर्बर जाति हुआ करती थी, ठीक है। जब ये भारत में आए थे तो उस समय ये बर्बर थे, बर्बर थे। और भारत में आने के बाद में ये सभ्य बन जाते हैं। किस तरीके से बनते हैं, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया, कुछों ने जैन धर्म अपना लिया, कुछ ने वैदिक धर्म अपना लिया और कुछ ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये तो हमारे भारत की खास बात रही है कि जो भी यहाँ पर आया है वो यहीं पर रह गया है, इन धर्मों ने उनको समाहित कर लिया है अपने अंदर, इतनी औकात रखते थे ये धर्म, ठीक है। तो जो भी आया उनको अपने अंदर समाहित कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में उनका ये योगदान रहा है, भारतीय संस्कृति में योगदान। तो पहला योगदान तो ये कह देना कि भाई हमारे जो धर्म थे उन्होंने उनको अपने अंदर समाहित कर लिए। वो भारत में आए थे, जब आए थे तब तो खानाबदोश जनजाति के रूप में थे, लेकिन जब वो भारत में रहने लगे तो उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्मों को अपना लिया था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है, शक संवत की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि शक संवत इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन ये विवाद का कारण है। या अपन यहाँ पर तो शक संवत को ऐसे पढ़ रहे हैं, जब अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको कुषाण, तो कुषाणों के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यह जो शक संवत है वो कुषाणों के काल में शुरू होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि शक संवत की शुरुआत भी इन्हीं के इसी समय में हो रही है। कौन कर रहा है ये कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शायद मेरे को लगता है कि शक संवत की शुरुआत शकों ने की होगी, लेकिन बाद में जब ये कुषाणों के अधीन थे उस समय की बात है, ठीक है। तो ये कुषाणों के अंडर में थे ना, उस समय इन्होंने शक संवत की शायद शुरुआत की होगी, ऐसा अपने को लगता है, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में पहला योगदान, पहला पॉइंट ये हो गया कि वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म इनको अपना लिए थे, ठीक है, ठीक है। बाद में अपन देखते हैं कि इन्होंने प्रशस्तियाँ भी लिखवाई, प्रशस्तियाँ लिखवाना शुरू किया, प्रशस्तियाँ लिखवाए थे इन्होंने, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और वैदिक धर्म के ये अनुयायी वगैरह बनी गए थे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और मौर्यों की तरह इन्होंने भी हमारे भारत के अंदर क्या किया था, गुहालेख, ताम्रलेख और शिलालेख से अपनी संस्कृति को बचाए रखा था। तो इन्होंने गुहालेख, ताम्रलेख, इन सब चीज़ों से अपने साम्राज्य को इन्होंने बचा के रखा था, अपनी संस्कृति को इन्होंने बचा के रखा था। तो ये आप संस्कृति में योगदान मान सकते हैं। इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की, जैन धर्म, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर ये अनुयायी बन गए, ठीक है। और इन्होंने संरक्षण दिया इन धर्मों के अनुयायियों को, ठीक है, इन धर्मों के आचार्यों को। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है, इसी के साथ में हमारी प्रशस्तियाँ लिखवाई जाती है इनके द्वारा, ठीक है। और इन्होंने गुहालेख, ताम्रलेख और शिलालेख लिखवाए थे। तो ये हमारा शकों का योगदान रहता है। सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। और ऐसा भी बताया जाता है कि रुद्रदामन ने जब सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था तो उसने अपनी जेब से पैसे दिए थे, जो कि राजकोष था उसमें से इन्होंने पैसे नहीं निकाले थे, ऐसा भी इनके बारे में बताया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं इनके
सांस्कृतिक योगदान में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज अपना सख संबंध कंप्लीट होता है। आगे की चर्चा अपन फिर कभी करेंगे अगले टॉपिक की।